चिन बस एक लो लेवल का पेट्रोल सोल्जर था, सबसे नीचे रैंक पर, लेकिन सिर्फ हल्का सा टैप पावर मेजरिंग मशीन पर करते ही उसने स्पेशल फोर्स के सोल्जर्स को वही का वही शॉक कर दिया। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ना सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि एक ही हिट में मशीन भी खराब कर दी। जब उसने अपनी सबसे बेसिक स्किल ट्राई की तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो सीधे 3 स्काईस्क्रेपर जैसी बिल्डिंग्स उड़ा देगा। ऐसी पावर के सामने चाहे बॉस लेवल मॉन्स्टर ही क्यों ना हो, उसे भी डर लगना तय है। लीजन के चीफ की बड़ी बेटी भी उसे अपनी तरफ खींचना चाहती थी और उसने ऐसे कंडीशंस रखे जिन्हें वो मना नहीं कर सकता था। वो था उसकी छोटी बहन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, क्योंकि इस केओस भरी दुनिया में सिर्फ आर्मी के पास ही सबसे स्ट्रॉन्ग इंटेल कलेक्ट करने की एबिलिटी है। और डीप आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के दौरान इंसानों ने गलती से एक मिस्टीरियस रेलिक की सील को छू लिया, जिससे दुनिया एक ऐसी डिजास्टर में गिर गई जो पहले कभी नहीं हुई थी। रेड फॉग ने जब शहरों को कवर करना शुरू किया तो जो भी इंसान उस फॉग से ढक गया उसका बॉडी म्यूटेट होकर उसी में निगल लिया गया। बाकी जीव भी बदलकर ब्लड कलर मॉन्स्टर्स बन गए और वही फॉग का सहारा लेकर शहरों को डिस्ट्रॉय करने लगे। 3 दिन पहले का वो भयानक सीन आज भी नामचिन के दिमाग में गहराई से बैठा हुआ है। 3 दिन पहले आर्मी ने अनाउंसमेंट करके लोगों को शांत रहने को कहा और घर से बाहर न निकलने की सलाह दी। उसी समय नामचिन का पूरा फैमिली गाड़ी में था कि अचानक बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और किसी ने जोर से कहा कि तुरंत गाड़ी मोड़ो। उसके डैड गुस्से में सरकार पर ताना मारते हुए बोले कि जब आर्मी तक लगानी पड़ गई है तब भी इसे नेचुरल डिजास्टर बता रहे हैं। तभी उसकी छोटी बहन डरते हुए उसके पास आई और बोली कि उसे बहुत डर लग रहा है। बाहर का माहौल इतना अजीब और डरावना क्यों हो गया है और ये रेड फॉग आखिर है क्या? अचानक एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और एक कार हवा में उछल गई और किस्मत देखो वही कार सीधा उनके फैमिली की गाड़ी की तरफ आ रही थी। नामचिन ने तुरंत अपनी बहन का सिर पकड़कर उसे बचाने की कोशिश की और अगले ही पल जोरदार टक्कर में दोनों गाड़ियां ऐसे टकराई जैसे कोई ओरियो बिस्किट चिपक गया हो। टक्कर के बाद उसने तुरंत अपने पेरेंट्स से पूछा कि वो ठीक है या नहीं। उसके डैड ने दर्द में बताया कि उनका पैर फंस गया है और इससे भी बुरा ये था कि उसी वक्त पास से किसी जंगली जानवर की डरावनी दहाड़ सुनाई दी। पूरा फैमिली उस आवाज की तरफ देखने लगा और देखा कि एक भयानक मॉन्स्टर पागलों की तरह चिल्ला रहा है। आर्मी उस पर लगातार गोलियां चला रही थी और उसके पीछे लोग जान बचाकर भाग रहे थे। ये देखकर उसके डैड जोर से चिल्लाए कि तुरंत यहाँ से निकलो। नामचिन ने एक जोरदार किक से गाड़ी का दरवाजा तोड़ा और अपनी बहन को बाहर निकाल लिया। फिर वो ड्राइवर सीट का दरवाजा खींचकर खोलने लगा ताकि अपने पेरेंट्स को भी बचा सके। उसके पेरेंट्स ने उसे जाने को कहा लेकिन वो उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता था। उसने कहा नहीं, वो सबको बचाएगा। तभी उसकी बहन डर के मारे जोर से चिल्लाई लेकिन तुरंत अपनी आवाज दबा ली। उसकी मॉम रोते हुए बोली कि वो भाग जाए। दोनों पेरेंट्स उसे देखकर मुस्कुराए और बोले कि अब वो बड़ा भाई है और उसे अपनी बहन एक्सायो एक्सयूई का ध्यान रखना होगा। अगले ही पल एक जोरदार हमला हुआ और कुछ भारी चीज उनकी गाड़ी से टकराई जिससे चिन्ह और उसकी बहन हवा में उछल गए। जब उसने देखा तो वो एक काला मॉन्स्टर था जो किसी म्यूटेटेड कुत्ते जैसा लग रहा था और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसके पेट के नीचे हड्डियां बाहर निकली हुई थी। इसी हमले में उसके पेरेंट्स की जान चली गई और अब वो मॉन्स्टर सीधे चिन की तरफ देखने लगा। दर्द सहते हुए वो अपनी बहन को लेकर भागने लगा लेकिन उसकी बहन अब भी सब छोड़ने को तैयार नहीं थी। चारों तरफ धमाके हो रहे थे, आसमान में उड़ने वाले मॉन्स्टर्स दिखाई दे रहे थे और प्लेन्स तक को रोक दिया गया था। जानवर और इंसान दोनों पागलों की तरह बिहेव कर रहे थे। चिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस अपनी बहन का हाथ पकड़कर भागता जा रहा था। सड़कों पर हर तरफ मॉन्स्टर्स की दहाड़ गूंज रही थी। वो एक कोने में छिप गए ताकि कोई उन्हें देख ना ले। उसने तुरंत सोचना शुरू किया और डिसाइड किया कि सुपरमार्केट में छुपना बेहतर रहेगा क्योंकि वहाँ कवर भी मिलेगा और सामान भी। शायद वो दोनों तब तक सर्वाइव कर पाएंगे जब तक रेस्क्यू ना आ जाए। जब उसने देखा कि मॉन्स्टर दूर जा चुका है तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसकी बहन दर्द से चिल्लाने लगी और उसके चेहरे पर लाल निशान दिखने लगे। चिन ने देखा कि उसके अपने चेहरे पर भी वही निशान आ रहे हैं। उसकी बहन रोते हुए बोली कि उसे बहुत अजीब लग रहा है। उसे शक हुआ कि शायद रेड फॉग ज्यादा सांस में जाने से ऐसा हो रहा है। उसने तुरंत कपड़ा भिगोकर उसकी नाक ढक दी, लेकिन अगले ही पल उसकी अपनी हालत और खराब होने लगी। उसका शरीर जलने लगा जैसे कुछ अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। उसकी बहन घबरा गई और उससे पूछने लगी कि क्या हो रहा है। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो म्यूटेट ना हो जाए, लेकिन इसी हालत ने पास के मॉन्स्टर्स का ध्यान खींच लिया। उसकी बहन डरते हुए उससे कहने लगी कि वो उसे डराए नहीं। तभी उन्होंने देखा कि एक मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ रहा है। अब वो पकड़े जा चुके थे और उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन भागते समय चिन को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सामने भी एक मॉन्स्टर रास्ता रोक कर खड़ा था और फिर एक और आ गया। उसकी बहन डर के मारे पूछने लगी
अब क्या करें? अजीब बात ये थी कि मॉन्स्टर्स तुरंत हमला नहीं कर रहे थे जैस एक किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। नामचिन ने उसे शांत रहने को कहा कि वो उसके साथ है। तभी अचानक एक और भी डरावनी दहाड़ सुनाई दी और आसमान से एक उड़ने वाला मॉन्स्टर नीचे उतरा। उसके उतरते ही जोरदार आवाज हुई और साफ लग रहा था कि वही इन सबका लीडर है। उसे लगा शायद आज उनका आखिरी दिन है, लेकिन उसने बिना सोचे अपनी बहन को लेकर अंदर भागा। बाहर बहुत खतरा था, इसलिए उसे लगा अंदर वाले एक मॉन्स्टर से ही लड़ना पड़ेगा। उसने एक डंडा उठाया और मॉन्स्टर पर हमला कर दिया। उसे लगा ये बस एक पागल कुत्ता है, लेकिन अगले ही पल उसका डंडा तुरंत टूट गया। मॉन्स्टर ने जोर से दहाड़ मारी और वो समझ गया कि ये उतना आसान नहीं है। उसने एक हाथ और पैर से उसकी जबड़े को रोकने की कोशिश की। तभी अचानक एक तीर आकर उसकी आंख में लगा और शायद उसकी एक आंख खराब हो गई। उसकी बहन दौड़ते हुए आई और बोली कि वो उसकी मदद करने आई है। उसे बंदूक नहीं मिली, इसलिए सुपरमार्केट में जो मिला वही लेकर आ गई। लेकिन ये कुत्ता बहुत ज्यादा जिद्दी था। उसने सीधे चिन को इग्नोर करके उसकी बहन की तरफ अटैक कर दिया। ये देखकर चिन अंदर से हिल गया। उसकी बहन डरकर पीछे मुड़ी और भागने लगी। चिन ने चिल्लाकर कहा भागो और पीछे मत देखना। लेकिन उसी वक्त उसकी म्यूटेशन और तेज होने लगी और वो सोच रहा था कि आखिर ये सब इसी समय क्यों हो रहा है। बहन अभी गिरी थी कि वो कुत्ता उसके पास पहुंच गया। शायद चिन के अंदर गुस्से का झटका लगा और उसने दीवार को हाथ से तोड़ दिया और पूरा टुकड़ा उठाकर उस भेड़िए जैसे मॉन्स्टर पर फेंक दिया। साले कुत्ते, मेरी बहन को छूने की हिम्मत कैसे हुई? ये कहकर उसने लोहे की छड़ उठाई और सीधे उसके सिर में घुसा दी। उसकी बहन उसे देखकर डर गई जैसे वो पागल हो गया हो और जल्दी से उसे पकड़कर रोकने लगी। भैया क्या कर रहे हो? बस करो, मैं ठीक हूँ। वो रोते हुए उसे रोकने लगी और उसका ये रूप देखकर वो सच में डर गई थी। धीरे धीरे चिन उसकी आवाज सुनकर होश में आने लगा। एक्सयूई, मैं ठीक हूँ, सॉरी तुझे डराया। लेकिन वो बोल ही रहा था कि अचानक उसके पीछे एक और मॉन्स्टर आ गया। उसने तुरंत अपनी बहन को धक्का दिया और चिल्लाया डेंजर। इस बार एक म्यूटेटेड पक्षी जैसा मॉन्स्टर था। चिन ने पास पड़ी लोहे की छड़ उठाई और उस पर हमला कर दिया। दूर रह मेरी बहन से। लेकिन उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि वो उसे एक ही वार में उड़ा देगा। वो खुद हैरान रह गया कि ये ताकत अचानक कहाँ से आ गई। उसे समझ आ गया कि अब वो इन मॉन्स्टर्स को हरा सकता है। उसने अपनी बहन से कहा कि वो कहीं छिप जाए, क्योंकि अब उसे इन सबको खत्म करना होगा। उसकी बहन डर रही थी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। मॉन्स्टर्स अब उसे टारगेट कर चुके थे और उसे उन्हें दूर ले जाना था। भैया मत जाओ, मुझे डर लग रहा है, उसने रोते हुए कहा। चिन ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला कि इस बार वो कंट्रोल नहीं खोएगा। तू यही रुक, मैं जल्दी वापस आऊंगा। बहन ने हाँ तो कहा, लेकिन उससे वादा लिया कि वो सही सलामत वापस आएगा। नामचिन तुरंत बाहर भाग गया और सोचने लगा कि शायद मॉन्स्टर्स को मारकर रेड एनर्जी एब्जॉर्ब करने से वो और स्ट्रांग हो रहा है। तुम्हारे अंदर जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ही मुझे फायदा मिलेगा, उसने सोचा और सामने वाले मॉन्स्टर को मारने की ठान ली। लेकिन अचानक वो मॉन्स्टर अकेला नहीं था, उसने पूरा झुंड बुला लिया। चिना हंस पड़ा, अच्छा तू खुद नहीं आएगा तो पहले तेरे छोटे मॉन्स्टर्स को खत्म करता हूँ। उसने एक वार में एक मॉन्स्टर को मारा, लेकिन तभी दूसरे ने उसके कंधे में काट लिया। वो दर्द से चिल्लाया और उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसकी ताकत अचानक बढ़ गई और उसने दोनों मॉन्स्टर्स को दूर फेंक दिया। उसके हाथ बदलने लगे जैसे पंजे निकल आए हों और उन पर काले लाल रंग की एनर्जी चमक रही थी। ये है एनर्जी का असली एहसास। वो खुद हैरान था, लेकिन तभी ऊपर से आर्मी का हेलीकॉप्टर आया और उन्होंने बॉम्ब गिरा दिया। लीडर मॉन्स्टर जोर से गरजा और धमाके के साथ चारों तरफ धुआं फैल गया, लेकिन बॉम्ब सही जगह नहीं गिरा और मॉन्स्टर्स को कुछ नहीं हुआ। चिन बिल्कुल ठीक था। उसने तुरंत अपने पंजों से कई मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया, लेकिन उसकी हालत भी थोड़ी खराब हो रही थी। और जैसे ही वो नॉर्मल हुआ, उसे अपनी बहन एक्सायो याद आई। वो भागकर वापस आया, लेकिन वहाँ सिर्फ एक गुड़िया पड़ी थी। उसकी म्यूटेशन धीरे धीरे खत्म होने लगी और उसे समझ आ गया कि वो अपनी बहन को खो चुका है। एक्सायो, मैं देर से आया, तुम कहाँ हो? वो टूट चुका था और उसे लगा कि उसने अपने पेरेंट्स की उम्मीदों को भी तोड़ दिया। उसे याद आया जब बॉम्ब गिर रहा था तब उसने अपने हाथ देखे थे जो इंसानों जैसे नहीं थे। मेरे हाथ ऐसे कैसे हो गए? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी बहन को दूर रहने को कहा था क्योंकि बहुत खतरा था। और फिर ब्लास्ट हुआ और उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। यहाँ कोई सर्वाइवर है, लेकिन किसी ने कहा ये इन्फेक्टेड है, इसे छोड़ दो। और वो लोग एक लड़की को लेकर चले गए। चिन बस उस हेलीकॉप्टर को दूर जाते हुए देखता रह गया, लेकिन उसने सोचा कम से कम एक्सायो सेफ है। लेकिन उसके दिमाग में आवाज गूंजती रही, भैया आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? उसने देखा एक्सायो एक्सयूई आग में जलकर गायब हो रही है और जैसे ही वो उसे पकड़ने गया वो गायब हो गई। तभी उसकी आंख खुल गई। ये सब एक सपना था, लेकिन वही सपना बार बार आता था।
एक्सायो एक्सयूई, आधा साल हो गया, तुम कहाँ हो? असल में वो अभी भी उसे ढूंढ रहा था। जब उसे लोग ले गए थे तब उसने आसपास के कैंप्स में खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसलिए उसने आर्मी ज्वाइन की और सबसे लो लेवल पेट्रोल सोल्जर बन गया। इस दुनिया में सिर्फ आर्मी के पास ही इंफॉर्मेशन जुटाने का अधिकार था। ये रेड स्टोन सिटी का बॉर्डर पोस्ट था और वो देर से पहुंचने पर अपने कैप्टन से डांट खा रहा था। सॉरी कैप्टन, मैं लेट हो गया। लेकिन कैप्टन ने उसे लात मारते हुए कहा, कहाँ मर गया था? ड्यूटी बदलने में इतना टाइम क्यों लगा? और उसे बेकार कहकर डांटने लगा। चिन जल्दी से वॉच टावर पर चढ़ गया। नीचे से कैप्टन की आवाज आई कि आज बड़े लोग आने वाले हैं और शायद आज उन्हें सैलरी भी मिलेगी। चिन ने बस जवाब दिया, ओके। आधा साल पहले रेड फॉग अचानक फैल गई थी। ज्यादातर शहर पूरी तरह बर्बाद हो गए और मॉन्स्टर्स का इलाका बन गए, लेकिन उसी के साथ एक रहस्यमय रेड टावर भी दिखाई दी। और अब इंसानों के पास बचने का सिर्फ एक ही तरीका था कि वो उस टावर और फॉग के इलाके से दूर रहें। वो आदमी अभी भी वही है क्या? किसी ने पूछा। बाहर स्पेशल रिस्पांस आर्मी तैनात थी, इसलिए बस बॉर्डर अलार्म बजाना था और बाकी काम वो संभाल लेते। अगर वो भी नहीं रोक पाए तो हम पेट्रोल वाले क्या ही कर लेंगे। बाकी दो लोग बोले कि वो फेमस स्पेशल स्क्वाड है, वो कैसे हार सकते हैं। रास्ते में ही उन्होंने कितने मॉन्स्टर्स खत्म कर दिए हैं। चिन चुपचाप वॉच टावर पर बैठा था। इतना समय बीत गया, लेकिन उसे अब भी खून और मांस की वो गंध नापसंद थी। ये रेड फॉग ऐसी थी जो हर जीव के अंदर खून की प्यास जगा देती थी। अचानक उसने देखा कि फॉग हट रही है, लेकिन तुरंत समझ गया कि वो हट नहीं रही, बल्कि कुछ तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। उसने तुरंत चिल्लाया, कैप्टन, कुछ गड़बड़ है, जरा देखो। कैप्टन ने लापरवाही से कहा, शायद छोटे मॉन्स्टर होंगे। लेकिन अगले ही पल फॉग तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। कैप्टन, ये स्पेशल स्क्वाड है। तभी दो लोग रेड फॉग से भागते हुए बाहर आए। किसी ने पूछा, सर क्या हुआ? लेकिन उन्होंने बस कहा, वापस जाओ। और अगले ही पल उनकी दर्दनाक चीख सुनाई दी। कैप्टन ने तुरंत रेडियो पर चिल्लाया, सब लोग फैल जाओ। लेकिन एक सेकंड में ही एक मॉन्स्टर ने उसकी वर्दी पकड़ ली और उसे हवा में उठा लिया। कैप्टन को लगा अब उसका काम खत्म है। ऊपर से चिन सब देख रहा था। रेड फॉग पूरी तरह छा चुकी थी और चारों तरफ सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थी। भागो, वो आ गए हैं। चिन सीधे नीचे कूद गया और उतरते ही एक मॉन्स्टर को कुचल दिया। पास वाला मॉन्स्टर उस पर गरजने लगा, लेकिन अब वो पहले वाला चिन नहीं था। इतना एक्सपीरियंस खुद चलकर आए तो छोड़ना नहीं चाहिए। उसने जल्दी से दूसरे मॉन्स्टर को भी खत्म कर दिया और फिर उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगा। अच्छा है, ये एब्जॉर्ब करने के बाद मैं थोड़ा और स्ट्रांग हो गया। उसने सामने खड़े 6 मॉन्स्टर्स को देखा, लेकिन उसे डर नहीं बल्कि एक्साइटमेंट हो रहा था। देखते हैं तुम मुझे कितना चैलेंज दे सकते हो। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज हुई और का मॉन्स्टर उसके शरीर के आर पार उड़ता हुआ निकल गया। किसी ने उसे मार गिराया था। एक लड़की हथियार लेकर सामने आई। वो थी सॉन्ग एयर, फॉरवर्ड स्क्वाड की कैप्टन। चिन तुरंत समझ गया कि ये स्पेशल स्क्वाड की है और उसे जल्दी नॉर्मल होना होगा। बस एक भी मत छोड़ना। उसने सभी मॉन्स्टर्स को खत्म किया और फिर 2 बंदूकें चिन की तरफ तान दी गई। चिन ने तुरंत हाथ ऊपर कर दिए, लेकिन गोली उसके लिए नहीं थी। पीछे वाले मॉन्स्टर को खत्म किया गया। टारगेट एलिमिनेटेड। सॉन्ग एयर ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा वेपन कहाँ है? पेट्रोल सोल्जर। चिन मन ही मन घबरा गया, लेकिन सच ये था कि वो दिखने में काफी खूबसूरत भी थी। उसने सबको गार्ड पोस्ट से डिफेंस लाइन पर वापस भेज दिया और कहा बिना उसकी परमिशन कोई अंदर नहीं जाएगा। वो कंप्यूटर पर डेटा देख रही थी। गार्ड पोस्ट में 37 लोग मारे गए, जिनमें स्पेशल स्क्वाड के 2 लोग और पेट्रोल के 30 लोग शामिल थे। तो तुम्हें क्यों पकड़ा है? चिन ने पूछा। मैं भी विक्टिम हूँ, लेकिन सॉन्ग एयर ने समय बताते हुए कहा कि वो 2 घंटे तक गायब था और उसके लौटते ही ये घटना हुई। तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, उसने कहा। चिन ने सोचा, ये लड़की बहुत शार्प है, उसे कुछ बिलीवेबल कहना होगा। मैं बस बाहर सो रहा था, उसने कहा और बताया कि उसने कैप्टन को पहले ही बताया था। तभी एक साथी बोला कि ये लड़का हर बार ड्यूटी में लेट होता है और कैप्टन इसे बचाता है। कैप्टन गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रहा है, और उसे चुप करा दिया। सॉन्ग एयर ने सब देखकर सोचा कि पेट्रोल टीम में भी काफी प्रॉब्लम्स है। तभी इलाज करा रहा कैप्टन अचानक छींकने लगा। डॉक्टर ने कहा, चिंता मत करो, ये नहीं मरेगा। लेकिन कैप्टन को खुद भी भरोसा नहीं था। सॉन्ग एयर ने चिन की फाइल देखी। उसमें लिखा था कि वो 3 महीने पहले ही बेसिक कॉम्बैट ट्रेनिंग पास करके आया है। हमारे स्क्वाड के 2 लोग मारे गए और तुम बच गए। उसने शक से पूछा। चिन बोला कि वो डरपोक है इसलिए भाग गया। मैं पहले एथलीट था इसलिए तेज भाग सकता हूँ, उसने बहाना बनाया। सॉन्ग एयर ने पूछा, डरते हो तो आर्मी क्यों ज्वाइन की? क्या कोई और रीजन है? चिन के मन में सिर्फ एक जवाब था, अपनी बहन को ढूंढना। वो पिछले 6 महीने से मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था ताकि खुद को कंट्रोल कर सके और फिर इंसान बन सके। उसने हर रेफ्यूजी कैंप में उसे ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। लेकिन सामने वो सिर्फ चुप रहा। सॉन्ग एयर ने कहा, तुम सोल्जर होकर भी ड्यूटी छोड़कर भागे, रिपोर्ट नहीं किया। जानते हो इसका क्या मतलब है? चिन ने हंसकर कहा, क्या मुझे गोली
गोली मारोगी। तभी सॉन्गर उसके पास आई और धीरे से उसके कान में बोली, तुम्हारे हाथों का क्या राज है? चिन चौंक गया, उसे लगा उसने सब देख लिया है। तुम झूठ बोल रहे हो, क्या छिपा रहे हो? तभी अचानक बाहर से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। सॉन्ग को लगा ये बस अर्थक्वेक है, लेकिन चिन को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। ये एहसास उसे पहले भी हो चुका था और बिना समय गवाए वो सीधे बाहर भाग गया। भागो, बहुत सारे मॉन्स्टर्स हमारी तरफ आ रहे हैं। लेकिन सॉन्ग वही खड़ी रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई उसके सामने से ऐसे भाग सकता है। अगले ही पल उसने चिन को पकड़कर नीचे दबा दिया। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या? तभी जमीन अचानक टूट गई और देखते ही देखते सब लोग नीचे गिर गए। चारों तरफ अंधेरा था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। लाइट जलाओ। जैसे ही रोशनी हुई सबको पता चला कि ये एक अंडरग्राउंड मेज है जो मॉन्स्टर्स ने बनाया है। सॉन्ग ने तुरंत कहा, सब लोग काम रहो, वेपन्स चेक करो और फॉर्मेशन मेंटेन रखो। तभी चिन को हवा की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, वहाँ से हवा आ रही है। बाकी लोग बोले, अगर हवा है तो बाहर जाने का रास्ता भी होगा। वो आगे बढ़ा और कंफर्म किया कि सच में हवा आ रही है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ चुका है। अचानक गोली चली और मॉन्स्टर वही गिर गया। पेट्रोल सोल्जर डर के मारे वही बैठ गया। सॉन्ग ने बताया कि ये इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर्स है जिनमें कोरोजन एबिलिटी होती है। इन्हें पास मत आने देना और बिना उसके ऑर्डर के कोई मूव नहीं करेगा। उसने चिन की तरफ देखा और बोली कि लगता है उसे डेंजर से बचकर भागने का अच्छा एक्सपीरियंस है। चिन सोच रहा था कि वो सब जानती है फिर भी कुछ बोल क्यों नहीं रही, उसका असली मकसद क्या है। तभी चारों तरफ सरसराहट की आवाज आने लगी और समझ आ गया कि और मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। ये उसी तरह के इंसेक्ट मॉन्स्टर्स थे। ये तो और भी बड़ी प्रॉब्लम है। सबने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी और पीछे हटते हुए भागने लगे। लेकिन अचानक चिन रुक गया। सॉन्ग चिल्लाई, रुको मत, भागते रहो। लेकिन उसने कहा कि मॉन्स्टर्स रुक गए हैं। सबने आगे देखा तो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनके सामने खड़ा था। ये बॉस लेवल का था और रेड फॉग को एब्जॉर्ब कर रहा था। एक सेकंड में उसने एनर्जी चार्ज कर ली। चिन ने सबको वार्न किया कि ये बहुत डेंजरस है, लेकिन सॉन्ग ने गोली चलाई और उसी समय मॉन्स्टर ने भी एनर्जी अटैक छोड़ा। गोली जाकर मॉन्स्टर को लगी, लेकिन उसकी एनर्जी सीधे सॉन्ग की तरफ आ रही थी। तभी नाम चिन बीच में आ गया और उस अटैक को रोककर एब्जॉर्ब कर लिया। उसने कहा, अगर हम बच गए तो मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा। और उसने नोटिस किया कि जिस जगह सॉन्ग ने अटैक किया था वहाँ क्रैक पड़ चुका था। सॉन्ग भी हैरान थी कि उसका अटैक असर नहीं कर रहा, लेकिन नाम चिन कॉन्फिडेंट था। ऐसे मॉन्स्टर्स मैंने सैकड़ों मारे हैं, उसने कहा और बताया कि ये लेवल 3 टाइप है। मॉन्स्टर्स के लेवल होते हैं लो, हंटर, बॉस, जायंट और डिजास्टर। ये कहकर वो सीधे उस मॉन्स्टर पर कूद पड़ा। मर जा। उसके शार्प क्लॉस ने मॉन्स्टर के शरीर को चीर दिया। वो सोच रहा था कि अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन जमीन पर उतरते ही उसे लगा कि ये उतना आसान नहीं है, बहुत हार्ड है। ये नॉर्मल मॉन्स्टर होता तो कब का खत्म हो चुका होता। मॉन्स्टर का बॉडी किसी आर्मोर्ड व्हीकल जैसा था और शायद उसने कई मॉन्स्टर्स को खाकर खुद को मजबूत किया था। उसने तुरंत काउंटर अटैक किया, लेकिन नाम चिन ने उसे आसानी से डॉज कर दिया और मजाक उड़ाया कि वो बहुत स्लो है। उसकी टीम के लोग ये सब देखकर हैरान थे। जो लड़का हमेशा कमजोर लगता था वो इतना पावरफुल कैसे हो गया, ये कब से इतना स्ट्रांग हो गया। सबको यकीन नहीं हो रहा था। तभी सॉन्ग की आवाज आई। उसने कहा कि चिन्ह एक्चुअली एंटी मॉन्स्टर कॉम्बैट रिसर्च का सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट। सब लोग शॉक थे। जो लड़का हमेशा भागता था वही एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट निकला। ये कैसे पॉसिबल है? सब हैरान थे। सॉन्ग बोली कि जब उसने अटैक रोका तभी उसे कंफर्म हो गया था। उसके डेप्यूटी ये सुनकर सोच में पड़ गया कि क्या ये सच है या कुछ छुपाया जा रहा है। शायद वो लैब से भागकर यहाँ पेट्रोल में छुपा हुआ है और पिछली रेड फॉग इंसिडेंट भी उससे जुड़ी हो सकती है। सॉन्ग ने सबको वार्न किया कि ये सब गवर्नमेंट सीक्रेट है और जो कुछ भी उन्होंने देखा या सुना है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। सबने तुरंत यस सर कहा। तभी वो मॉन्स्टर फिर से एनर्जी चार्ज करने लगा और अटैक चिन की तरफ फेंका। चिन ने उसे आसानी से डॉज कर लिया, लेकिन तुरंत समझ गया कि अटैक डायरेक्शन बदलकर सॉन्ग और बाकी लोगों की तरफ जा रहा है। उसने चिल्लाया, साइड हो जाओ। एनर्जी बॉल जमीन से टकराई और जोरदार ब्लास्ट हुआ। धूल छंटने के बाद सॉन्ग बिल्कुल ठीक थी। वो जमीन पर बैठी थी, लेकिन पूरी तरह काम और कॉन्फिडेंट दिख रही थी। इस समय चिन का साथी हाँफ रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अभी भी जिंदा है। असल में लिन ची डंग ने उसे बचाया था। वो बोला, सर आपका पैर। लेकिन लिन ची डंग शांत था। चिंता मत करो, एक पैर के बदले एक जान बची है। ये डील बुरी नहीं है। उसने कहा कि वो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए नहीं बल्कि इंसानों को बचाने के लिए सोल्जर बना है। इंसान आखिरी वक्त तक किसी को नहीं छोड़ता। उसकी ये बात सुनकर सब चुप हो गए।
उधर चिन को जोर से उछाल दिया गया। उसके हाथ का आर्मोर धीरे धीरे गायब होने लगा। डैम, रेड फॉग की पावर खत्म हो रही है। अब वो अपने हाथ को भी ट्रांसफॉर्म नहीं रख पा रहा था, लेकिन वो बॉस लेवल इंसेक्ट अभी भी जिंदा था। यही है बॉस लेवल। चिन ने महसूस किया कि ये उसकी कैपेसिटी से ज्यादा है। तभी वो काला मॉन्स्टर फिर से उसकी तरफ झपटा। तभी एक गोली चली और सीधा उसके सिर पर लगी। चिन ने देखा सॉन्ग, वो आ गई थी। उसने कहा, चिन तुम यहाँ नहीं मर सकते, अभी तुम्हें बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है। लेकिन उसका अटैक उस मॉन्स्टर पर ज्यादा असर नहीं कर रहा था। सॉन्ग को लगा जैसे वो मॉन्स्टर हंस रहा हो। उसे समझ आया कि ये क्रीचर रेड फॉग को अंदर से खींच रहा है और मेज के जरिए उसे कंट्रोल कर रहा है। उसके घाव भरने लगे। अगर ऐसे चलता रहा तो ये फिर से फुल पाव में आ जाएगा। सॉन्ग ने तुरंत कहा, हम इसे नहीं हरा सकते, अभी रिट्रीट करते हैं। लेकिन चिन ने मना कर दिया, नहीं, आज इसे यही खत्म करना होगा। उसने कहा कि ये रेड फॉग ही उसे स्ट्रॉन्ग बना रही है और यही सही मौका है। सॉन्ग ने वार्निंग दी, फेल हुए तो यही खत्म हो जाओगे। लेकिन चिन बोला, मैं पहले भी कई बार मौत के दरवाजे तक जा चुका हूँ, एक बार और सही। सॉन्ग ने मान लिया, ठीक है, एक चांस है। उसने कहा वो अपना पूरा पावर रिलीज करेगी और मॉन्स्टर की हेड आर्मर तोड़ेगी। तुम मौका मिलते ही इसका ब्रेन डिस्ट्रॉय करना, यही उनकी आखिरी स्ट्रैटेजी थी। सॉन्ग ने सिग्नल दिया और एक पावरफुल अटैक छोड़ा जिससे मॉन्स्टर का सिर क्रैक हो गया। चिन ने तुरंत मौका लिया और पूरे गुस्से के साथ हमला किया। मर जा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसके अटैक से मॉन्स्टर दर्द में चीखने लगा। सॉन्ग ने दूर से देखा और सोचा, क्या ये सच में खत्म हो गया? लेकिन न अचानक उसके शरीर के टुकड़े चारों तरफ फैल गए और शॉकवेव से चिन दूर जा गिरा। सॉन्ग तुरंत उसकी तरफ भागी। उसने घबराकर पूछा, तुम ठीक हो? उसी समय उसने एक कागज जैसा टुकड़ा उठाया। ये क्या है? फोटो। मॉन्स्टर के टुकड़ों से निकला जहर चिन के शरीर में असर करने लगा और वो बेहोशी में चला गया। उसे लगा जैसे वो किसी अजीब स्पेस में है। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं मर गया? उसने देखा एक डीएनए जैसा स्ट्रक्चर चमक रहा है और उसके सीने पर चोट लगी हुई थी। ये वही एनर्जी है जो उस मॉन्स्टर के अंदर थी। उसे समझ आया कि ये कोई एनर्जी कोर है। वो कोर रेड फॉग को एब्जॉर्ब कर रहा था और उसे स्टोर भी कर सकता था। मतलब अब मैं ज्यादा एनर्जी लेकर भी कंट्रोल नहीं खोऊंगा। लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि ये कोर लिमिटेड है। अगर ज्यादा भर गया तो मैं एक्सप्लोड हो जाऊंगा। तभी उसे आइडिया आया, उस मॉन्स्टर की तरह एनर्जी खर्च करके बैलेंस करना होगा। कुछ समय बाद वो हॉस्पिटल में था, लेकिन उसके शरीर से अभी भी रेड एनर्जी निकल रही थी। वो चिल्लाया, कंट्रोल में आ जाओ। तभी सॉन्ग अंदर आई। चिन, क्या कर रहे हो? लेकिन देर हो चुकी थी। चिन बेड से उछला और चिल्लाया, दूर हटो। और अगले ही पल जोरदार ब्लास्ट हुआ। रेड लाइट पूरे कमरे में फैल गई। सीन बदलता है। कुछ मिनट पहले एक बिल्डिंग में एक सोल्जर रिपोर्ट दे रहा था। सॉन्ग ने कहा, एक सोल्जर के लिए ये समझना जरूरी है, और लिन ची डंग को समझाया कि उसे खुद को दोष नहीं देना चाहिए। हॉस्पिटल में लिन ची डंग ने पूछा, सॉन्ग, चिन के साथ क्या हो रहा है? ऐसा एक्सपेरिमेंट मैंने कभी नहीं सुना। सॉन्ग ने साफ कहा, ये टॉप सीक्रेट है, तुम बस आराम करो। उसने उसे बैकलाइन ड्यूटी में भेजने का ऑर्डर भी ले लिया था। लेकिन लिन ची डंग बोला कि वो ये बात हायर अथॉरिटी तक पहुंचाएगा। सॉन्ग गुस्से में आ गई और उसका कम्युनिकेशन बंद कर दिया। उसने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। फिर उसने पूछा, चिन किस रूम में है? जवाब मिला, रूम 304। सॉन्ग तुरंत वहां जाने लगी और उसके साथ एक और सोल्जर भी गया। दोनों सीधे रूम 304 की तरफ बढ़े। सॉन्ग ने कहा आ गए और अपने साथी को ऑर्डर दिया, दरवाजे पर खड़े रहो, मेरी परमिशन के बिना किसी को अंदर मत आने देना। उसने तुरंत जवाब दिया, यस मैम। जैसे ही सॉन्ग ने दरवाजा खोला, अंदर से रेड एनर्जी का जोरदार फ्लो निकल रहा था। उसी वक्त चिन अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा कर रहा था। सॉन्ग चिल्लाई, चिन है। सॉन्ग गुस्से में बोली, तुम क्या कर रहे हो? चिन ने जवाब दिया, दूर हटो। और अगले ही पल एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट बाहर निकल गया। सॉन्ग जमीन पर गिर गई और वो एनर्जी बॉल दीवार को चीरते हुए बाहर निकल गई। इतनी ताकत थी कि कई बिल्डिंग्स तक छेद हो गए। दूसरी तरफ लिन ची डंग ने ये देखा और सोचने लगा कि ये अबैंडन्ड बिल्डिंग को किसने उड़ा दिया। चिन के साथ क्या हो रहा है? नीचे पड़ा सोल्जर सिर पकड़कर रो रहा था। हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं मरना नहीं चाहता। सॉन्ग को तुरंत समझ आ गया कि ये वही अटैक है जो उस इंसेक्ट मॉन्स्टर ने उसे किया था। वो सोचने लगी कि चिन बिना ट्रांसफॉर्म हुए भी कैसे ये पावर कंट्रोल कर रहा है। सॉन्ग मुड़ी और बोली, चिन, अब तुम मुझे बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस देने वाले हो। कुछ देर बाद दोनों हॉस्पिटल की छत पर आ गए। सॉन्ग ने हाथ बांध कर पूछा, मतलब तुम ना सिर्फ मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब कर सकते हो बल्कि उनकी एबिलिटीज भी सीख सकते हो? चिन ने कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं रेड फॉग को भी स्टोर कर सकता हूँ और वो क्रिस्टल खुद को रिपेयर भी कर सकता है। ये सुनकर सॉन्ग काफी इंटरेस्टेड हो गई। सॉन्ग बोली, तुम्हारी एबिलिटीज तो काफी यूजफुल है। लेकिन चिन ने साफ कहा, मैं पावर ले रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं खुद भी मॉन्स्टर बन सकता हूँ। चिन ने सीधा पूछा, ऐसी हालत में क्या मैं अब भी इंसान हूँ? सॉन्ग ने जवाब दिया, तुम वही हो जो तुम खुद को बनाओगे, इंसान या मॉन्स्टर ये तुम्हारी चॉइस है। लेकिन उसने ये भी कहा
कि उसकी पावर एक वेपन भी है और एक खतरा भी। सॉन्ग बोली, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, पहला मेरी स्क्वाड ज्वाइन करो, दूसरा थ्रेट समझकर एलिमिनेट कर दिए जाओ। चिन ने दोहराया, एलिमिनेट। सॉन्ग बोली, तुम्हें लगता है सिटी की फोर्सेस तुम्हें नहीं रोक पाएंगी? फिर बोली, अभी शायद नहीं, लेकिन तुम खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और उसने ऑफर दिया कि उसकी टीम ज्वाइन करने से उसे रिसोर्सेज और प्रोटेक्शन मिलेगा। चिन ने सोचा कि वो खुद भी अनस्टेबल है और ये डील इतनी सिंपल नहीं हो सकती। चिन ने पूछा, तुम्हें मेरी इतनी जरूरत क्यों है? सॉन्ग मुस्कुराई और बोली, तुम स्मार्ट हो। उसने कहा कि उसे सच में उसकी जरूरत है, लेकिन वो दुश्मन नहीं है। फिर सॉन्ग बोली, इसे एक डील समझ लो। और चिन हैरान रह गया। उसके हाथ में XIO XUE की फोटो थी। चिन शॉक में आ गया। ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? सॉन्ग बोली, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा पूरा पास निकाल सकती हूँ। और उसने साफ कहा कि अगर वो स्क्वाड ज्वाइन करे तो वो पूरी इंटेलिजेंस नेटवर्क से उसकी बहन को ढूंढने में मदद करेगी। चिन सोच में पड़ गया। अकेले ढूंढने की लिमिट होती है और आर्मी में रैंक होने से उसे ज्यादा एक्सेस मिलेगा। आखिर चिन ने कहा, डील, लेकिन साथ में मजाक भी किया, सैलरी थोड़ी बढ़ा देना। सॉन्ग ने तुरंत उसे डांटा और कहा कि उसे हाईएस्ट पे मिलेगा। अब जाओ और फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करो। चिन ने सैल्यूट किया और चला गया। जाते वक्त सॉन्ग ने उसे रोका और कहा, हॉस्पिटल का डैमेज मैंने पे किया है, बाद में तुम्हारी सैलरी से कटेगा। सॉन्ग अंदर ही अंदर सोच रही थी कि उसे किसी भी हालत में सोल्यूशन ढूंढना होगा। वही चिन सिर खुजाते हुए चला गया। आखिर पैसे तो देने ही पड़े। सॉन्ग उसे जाते हुए देखती रही और उसे लगा कि चिन के अंदर वो की है जो मॉन्स्टर्स को इंसान बना सकती है। सीन शिफ्ट, पेट्रोल बेस के बाहर एक गाड़ी रुकती है। चिन उतरता है और कान वायु से पूछता है, तू भी स्पेशल स्क्वाड ज्वाइन कर रहा है? कान वायु ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, सॉन्ग और डेप्यूटी दोनों ने मुझे नोटिस किया है। वो बोला कि वो लॉजिस्टिक्स में जाएगा, लेकिन फ्यूचर में दोनों साथ काम करेंगे। चिन उसे देखता रहा जैसे उसे उसका नाम भी याद नहीं हो। तभी कान वायु ने पीछे इशारा किया, देख कैप्टन गु। चिन मुड़ा और देखा कि जिया जून को कुछ लोग घेर कर खड़े हैं। एक रेड हेयर वाला आदमी बोला, गु तेरी हालत देख, और उसने उसे पेट में लात मारी। वो हंसते हुए बोला, अब भी कॉम्पनसेशन मांग रहा है? वो था झंग शुई, सिटी डिफेंस टीम का कैप्टन। कान वायु गुस्से में दौड़ा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। वो चिल्लाया, छोड़ो उसे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। शुई ने जिया की ठुड्डी पकड़ ली और बोला, घुटनों के बल बैठ और मेरे जूते का कीचड़ साफ कर, अगर नहीं किया तो उसने कान वायु की तरफ इशारा करते हुए धमकी दी, इस लड़के का हाथ तोड़कर डंडा बना दूंगा। ये सुनकर जिया गुस्से से दांत भींचता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। आखिरकार मजबूरी में घुटनों के बल बैठ गया। तभी अचानक चिन ने उसे पकड़कर ऊपर खींच लिया। जिया हैरान रह गया, चिन तुम? चिन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पहले तुमने मेरी काफी मदद की थी, अब मेरी बारी है। फिर उसने उन लोगों की तरफ देखकर जोर से कहा, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर किसी ने कैप्टन गु को छूने की भी कोशिश की तो उसकी हड्डियां तोड़कर जलाऊंगा। ये सुनकर वो लोग गुस्से से लाल हो गए और चारों एक साथ डंडे लेकर उसकी तरफ दौड़े। चिन ने झुककर पहला वार बचाया और तुरंत एक हाई किक से सामने वाले के चेहरे पर मारा। फिर घूमकर दाई तरफ वाले की ठुड्डी पर कोहनी मारी। पीछे वाला डंडा लेकर आया, लेकिन चिन नीचे झुक गया और उसके पैर पर जोरदार किक मारी। आखिरी वाले को उसने सीधे पेट में घूंसा मारा। वो सीधा दीवार से जा टकराया और दीवार टूट गई। एक पल में चारों जमीन पर पड़े थे, कोई बेहोश, कोई दर्द से कराह रहा था। उनमें से एक चिल्लाया, हमारे कैप्टन E लेवल सोल्जर है, हम पर हाथ उठाया है, तू मारा गया। लेकिन शुई खुद शॉक में था। 4 सेकंड, ये इतना तेज कैसे है? उसने तुरंत गन निकाली और बोला, पेट्रोल वाले होकर सिटी डिफेंस टीम के खिलाफ जाओगे? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसने गोली चला दी। चिन ने बस हल्का सा झुककर तीनों गोलियां डॉज कर ली। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। वो तेजी से आगे बढ़ा और उसके हाथ से गन छीन ली और अगले ही पल उसने गन को ऐसे कुचल दिया जैसे कोई संतरा निचोड़ता है। शुई की आंखों में डर साफ दिख रहा था। बहुत स्लो। चिन के हाथ से हल्का लाल धुआं निकल रहा था। शुई ने गुस्से में चाकू निकाला और हमला किया, लेकिन चिन ने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया। वो दर्द से कांपने लगा। चिन ने चाकू दूर फेंक दिया और उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। फिर बोला, अभी तुम कह रहे थे कैप्टन गु को घुटनों पर लाओगे? शुई कांपते हुए बोला, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन चिन ने उसकी गर्दन और कस दी और उसे जोर से जमीन पर पटका। जमीन फट गई और शुई वही बेहोश हो गया। चारों तरफ खड़े लोग शौक में चिल्लाने लगे। इसने गोलियां डॉज कर ली और गन को हाथ से तोड़ दिया। चिन के हाथ पर लाल धुआं दिखाई दे रहा था। उसकी बॉडी मॉन्स्टर कोर से बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी। बाकी लोग जल्दी से अपने घायल साथियों को उठाकर भाग गए। ये पागल है, ये मॉन्स्टर है। चिन नीचे झुककर जिया की छड़ी उठाने लगा। कान वायु ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो बोला, भाई आज तो तू पूरा वो गॉड लग रहा है। चिन ने पूछा, तू ठीक है? कान वायु बोला, हाँ मैं ठीक हूँ,
मेरी बॉडी थोड़ी स्ट्रांग है। जिया ने छड़ी पकड़ी और बोला, चिन्ह धन्यवाद। चिन ने कहा, धन्यवाद किस बात का? पहले आपने मेरी मदद की थी, अब मेरी बारी थी। जिया थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अगर सिटी डिफेंस टीम बदला लेने आए तो? कान वायु ने तुरंत कहा, चिंता मत करो, अब हम स्पेशल स्क्वाड में हैं। सीन शिफ्ट। स्पेशल स्क्वाड का टेम्पररी बेस रेड स्टोन सिटी। सॉन्ग की आवाज आई, हैंडओवर प्रोसेस पूरा हुआ? चिन ने हल्का सा जवाब दिया, हाँ। सॉन्ग बोली, तुम्हारा एप्लीकेशन मैंने हेडक्वार्टर्स भेज दिया था। उसने अप्रूवल लेटर उसके सामने रखा। चिन मुस्कुराया, अच्छा है, काम जल्दी हो गया। फिर बोला, मतलब अब मैं ऑफिशियल मेंबर हूँ? सॉन्ग बोली, नहीं अभी नहीं, असली टेस्ट अब शुरू होगा। सॉन्ग ने कहा, तुम्हें तुरंत कैपिटल जाना होगा और फाइनल सिलेक्शन टेस्ट देना होगा। फिर बोली, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ देखकर लगता है तुम पास हो जाओगे। चिन मुस्कुराया, ठीक है, रिकॉर्ड तोड़ कर आता हूँ। अगली सुबह कैपिटल सिटी 4 मिलिट्री गाड़ियां सड़क पर दौड़ रही थी। सॉन्ग सिस्टम में डेटा दिखाते हुए बोली, ये कैपिटल है, यही स्पेशल स्क्वाड का मैं HQ है। चिन पीछे बैठा कान वायु से पूछता है, सुना है यहाँ D लेवल से ऊपर वाले ही होते हैं? कान वायु बोला, मैं तो लॉजिस्टिक्स में हूँ। सॉन्ग ने समझाया, कॉम्बैट और सपोर्ट अलग होते हैं। कान वायु हंसकर बोला, फिर भी मैं तुम्हारे काम आऊंगा। सॉन्ग ने आगे समझाया, जो लोग एबिलिटीज यूज कर सकते हैं उन्हें वॉरियर्स कहते हैं और उनकी रैंकिंग होती है SABCDE और मॉन्स्टर्स भी अलग अलग लेवल में होते हैं। ये 5 लेवल होते हैं। आमतौर पर E लेवल वॉरियर स्काउट लेवल मॉन्स्टर को हरा सकता है। उसी तरह C लेवल वॉरियर बॉस लेवल मॉन्स्टर को, A और B लेवल वॉरियर जाइंट लेवल मॉन्स्टर को और S लेवल वॉरियर डिजास्टर लेवल मॉन्स्टर को हरा सकता है। चिन ध्यान से सुन रहा था। इसके अलावा बीस्ट कोर की कंपैटिबिलिटी भी लेवल को अफेक्ट करती है। चिन ने पूछा, कंपैटिबिलिटी? सॉन्ग ने सिर हिलाया, हाँ। इस दुनिया में सिर्फ मॉन्स्टर्स ही रेड फॉग से म्यूटेट होकर एबिलिटीज पाते हैं और इंसान वॉरियर्स को बीस्ट कोर के जरिए ही एबिलिटीज एक्टिवेट करनी पड़ती है। सॉन्ग ने आगे कहा, बॉडी, टैलेंट और लक, ये सब बीस्ट कोर कंपैटिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। कंपैटिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, एबिलिटीज उतनी स्ट्रांग होंगी। अगर कंपैटिबिलिटी नहीं हुई तो तुम मैक्सिमम E लेवल तक ही रह जाओगे। उसी समय ब्रेक की आवाज आई और गाड़ी रुक गई। एक सोल्जर ने हाथ उठाकर कहा, सॉरी, आगे रोड ब्लॉक है, आपको दूसरी तरफ जाना होगा। सॉन्ग ने थोड़ा सख्त होकर कहा, तुम स्पेशल रिस्पांस स्क्वाड को रोक रहे हो? लेकिन उन्होंने फिर भी रोका, हम भी ड्यूटी पर हैं, कुछ नहीं कर सकते। उसी वक्त एक गाड़ी पास से गुजरी और अंदर बैठा कोई बड़ा आदमी सॉन्ग का ध्यान खींच गया। सॉन्ग ने सोचा, ये तो एक्सेचू टेस्ट है, यहाँ लू टैंग ग्रुप का बड़ा आदमी क्यों आया है? कुछ तो गड़बड़ है। 1 घंटे बाद एक्सेचू सिलेक्शन ग्राउंड, 40 लोग लाइन में खड़े थे और सामने 3 एग्जामिनर्स बैठे थे। एक्सेचू इंसानों की सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और स्पेशल स्क्वाड की सबसे शार्प ब्लेड। ये लिन डंगटिन बोल रहा था, अ लेवल वॉरियर। उसने जोर से कहा, तुम लोग चाहे कहीं से आए हो, यहाँ आ गए हो तो रूल्स फॉलो करने होंगे। उसकी आवाज पूरे ग्राउंड में गूंज गई। यहाँ कोई बैकडोर एंट्री नहीं चलेगी। जिसके पास असली स्ट्रेंथ नहीं है वो यहाँ टिक नहीं पाएगा। फिर उसने हाथ उठाया। पहला टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, 100 मीटर स्प्रिंट और 50 किलोग्राम वेट कैरी। चिन सबसे आगे दौड़ा। बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन वो आराम से वेट उठा रहा था। सब लोग 100 किलोग्राम उठाने में लगे थे लेकिन चिन ने एक हाथ से 500 किलोग्राम ऐसे उठा लिया जैसे लकड़ी का टुकड़ा हो। पास खड़ा आदमी शॉक रह गया। एक हाथ से 500 केजी। पंच टेस्ट में चिन ने बस हल्का सा पंच मारा और मशीन टूट गई। कैलकुलेशन ही नहीं हो पाई। वो आराम से चला गया और सब उसे देखते रह गए। 10 मिनट बाद चिन लिन डंगटिन के सामने खड़ा था। रिपोर्ट सर, सारे टेस्ट कंप्लीट। डंगटिन ने सिस्टम देखा और कहा, टोटल स्कोर 198। ये सुनते ही सब शॉक हो गए। 198? पहले हाईएस्ट रिकॉर्ड तो सिर्फ 140 था। एक आदमी बोला, ये चीटिंग है। वो झंग टैन था, सिटी डिफेंस कैप्टन का भाई। डंगटिन ने उसे घूरा, मैंने खुद सुपरवाइज किया है, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? झंग टैन मुस्कुराया, नहीं, बस क्यूरियस हूँ। और चिन के पास आकर बोला, तुम रेड स्टोन पेट्रोल टीम के चिन हो? चिन ने ठंडे तरीके से कहा। तो झंग टैन मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस हेलो। लेकिन उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट था। मेरे भाई के साथ जो हुआ उसका हिसाब तुमसे लूंगा। सॉन्ग पीछे खड़ी ये सब देख रही थी और सोच में पड़ गई। डंगटिन ने लिस्ट पढ़नी शुरू की। रैंक 30 89 पॉइंट्स, रैंक 3 झंग टैन 123, रैंक 2 किम यिंग 135। फिर उसने जोर देकर कहा, रैंक 1 चिन 198 पॉइंट्स। ऑरेंज है वाली लड़की उसे इंटरेस्ट से देख रही थी। इस बार तो इंटरेस्टिंग कैंडिडेट मिला है। ये किम यिंग थी, हाई लेवल रिसर्चर। उसने सोचा, मुझे इसे स्टडी करना होगा। डंगटिन ने कहा, टॉप 15 लोग आगे के टेस्ट के लिए रुकेंगे। सीन चेंज। झंग टैन अकेला कमरे में बैठा था। पहला स्थान मेरा होना चाहिए था। वो गुस्से में था। तभी टैबलेट से आवाज आई, अगर तुम्हारा भाई लू टैंग का कुत्ता नहीं होता तो क्या तुम यहाँ होते? स्क्रीन पर 2 आदमी दिखे। तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। झंग टैन का चेहरा सख्त हो गया। मुझे एक्सेचू ज्वाइन करना ही होगा। अब सब लोग बीस्ट कोर टेस्ट के लिए खड़े थे। माहौल सीरियस था। डंगटिन ने रिस्ट डिवाइस दिखाते हुए कहा,
टेस्ट सिंपल है, इसे पहन लो। फिर बोला और इसमें बीस्ट कोर डालकर टेस्ट होगा, जिसकी कंपैटिबिलिटी 40% से कम होगी वो सीधे एलिमिनेट। उसने आगे समझाया बीस्ट कोर क्या होता है, सिर्फ हंटर लेवल और उससे ऊपर के मॉन्स्टर्स ही इसे बना सकते हैं। जितना पावरफुल कोई मॉन्स्टर होता है उतनी ही हाई क्वालिटी का उसका बीस्ट कोर बनता है, और उसी बीस्ट कोर को अपने अंदर एम्बेड करके वॉरियर्स भी वैसे ही एबिलिटीज यूज कर सकते हैं जैसे वो मॉन्स्टर्स करते हैं। बेसिकली इंसान भी उनकी पावर कॉपी कर सकता है, लेकिन हर इंसान की बीस्ट कोर के साथ कंपैटिबिलिटी अलग होती है। कोई जल्दी अडेप्ट करता है तो कोई बिल्कुल नहीं कर पाता, और इसी कंपैटिबिलिटी के आधार पर उनके अंदर अलग अलग टाइप की एबिलिटीज अवेकन होती है। किसी के पास फायर, किसी के पास स्पीड, तो किसी के पास रॉ स्ट्रेंथ जैसी पावर्स आ जाती है। डंग टिन ने आगे समझाया कि ये जो रिस्ट आर्मोर है ये सबसे बेसिक वर्जन है, इसका काम सिर्फ कंपैटिबिलिटी चेक करना है, इससे कोई स्पेशल पावर या एबिलिटी नहीं मिलती, ये सिर्फ एक टेस्टिंग डिवाइस है। उसने साफ कहा कि जब तुम लोग ऑफिशियली स्पेशल रिस्पॉन्स स्क्वाड के कॉम्बैट यूनिट में ज्वाइन करोगे तब तुम्हें हाई लेवल बीस्ट कोर्स और एडवांस्ड इक्विपमेंट दिए जाएंगे, जिससे तुम असली एबिलिटीज यूज कर पाओगे। फिर उसने जोर से अनाउंस किया, अब बीस्ट कोर कंपैटिबिलिटी टेस्ट शुरू होता है। सभी कैंडिडेट्स एक एक करके आगे आए। पहला कैंडिडेट जैसे ही आगे बढ़ा और उसने टेस्ट दिया, स्क्रीन पर आया 39%। वो तुरंत चिल्ला पड़ा कि वो फिजिकल टेस्ट में टॉप 5 में था। फिर भी ये टेस्ट इतना टफ क्यों है? दूसरा कैंडिडेट आया और उसका रिजल्ट आया 56%। वो खुशी से उछल पड़ा और बोला कि अब वो एक्सेचू ज्वाइन कर सकता है। डंग टिन ने फिर बिना टाइम वेस्ट किए आवाज लगाई, अगला झंग टैन, और पूरा माहौल अचानक सीरियस हो गया क्योंकि सबको उससे काफी उम्मीद थी। झंग टैन धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसकी आंखें हल्की लाल थी, चेहरे पर घमंड और अंदर डर दोनों साफ दिख रहे थे। उसने बीस्ट को उठाया और एक पल के लिए रुका, जैसे खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहा हो। फिर उसने जोर से बीस्ट कोर को रिस्ट डिवाइस में दबाया और दांत भींच कर बोला, चल काम कर, जैसे वो खुद को फोर्स कर रहा हो कि ये टेस्ट फेल नहीं होना चाहिए। स्क्रीन चमकी और रिजल्ट आया 60%। पूरा क्राउड एकदम शॉक में चला गया क्योंकि अभी तक हाईएस्ट सिर्फ 56% था और ये उससे भी ऊपर चला गया था। झंग टैन के चेहरे पर एक एरोगेंट स्माइल आ गई और उसने सबको नीचा दिखाते हुए कहा कि बाकी सब उसके सामने कचरा है। वो कॉन्फिडेंटली नीचे उतरा और लोग उसके लिए चीयर करने लगे। उसे लगा कि अब फर्स्ट प्लेस उसी का है और कोई उसे बीट नहीं कर सकता। तभी किमिंग एक्साइटेड होकर चिन के पास आई और बोली कि वो रेड स्टोन सिटी से है क्या, क्योंकि उसने पहले कभी इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं देखा और ये बात उसे काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी। उसने खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो का बताया और कहा कि उसे ऑलमोस्ट हर स्ट्रॉन्ग व्यक्ति के बारे में जानकारी होती है, लेकिन फिर भी चिन्ह उसके रडार से बाहर रहा, जिससे उसे शक हो गया कि चिन्ह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। फिर उसने कैजुअली मेंशन किया कि कुछ दिन पहले रेड स्टोन सिटी में रेड फॉग में एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन हुआ था और हो सकता है उसका कनेक्शन चिन्ह से हो। ये सुनकर चिन्ह तुरंत अनजान बन गया। चिन्ह ने शांत रहकर कहा कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन किम यिंग मुस्कुराई और बोली कि कोई बात नहीं, उसे बस चिन्ह इंटरेस्टिंग लग रहा है और वो उसके बारे में और जानना चाहती है। चिन्ह ने मौका देखते हुए उससे कहा कि अगर वो इतनी नॉलेजेबल है तो क्या वो उसकी मदद कर सकती है। इस पर किम यिंग ने प्लेफुल तरीके से आंख मारी और बोली कि वो मदद कर सकती है, लेकिन एक कंडीशन पर। उसने सामने लगी कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग मशीन की तरफ इशारा किया और बोली कि अगर चिन्ह उसका स्कोर बीट कर देता है तो वो उसे जो भी जानकारी चाहिए होगी वो दे देगी, चाहे वो कुछ भी हो। फिर वो खुद कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ी और जोर से बोली कि सब ध्यान से देखें क्योंकि वो झंग टैन का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। उसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस भरा हुआ था। चिन अंदर से थोड़ा टेंशन में था और सोच रहा था कि क्या वो सच में इतनी स्ट्रांग है या सिर्फ दिखावा कर रही है। वही झंग टैन उसे देखकर मजाक उड़ा रहा था। किम यिंग ने आराम से बीस्ट को उठाया जैसे वो कोई खेल खेल रही हो और उसे कैजुअली रिस्ट डिवाइस में डालते हुए बोली, ध्यान से देखना, जैसे उसे पूरा भरोसा था अपने रिजल्ट पर। अगले ही पल स्क्रीन चमकी और रिजल्ट आया 78%। पूरा क्राउड एकदम दंग रह गया क्योंकि इतना हाई कंपैटिबिलिटी किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। ये पूरी तरह रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। लोगों ने मशीन पर शक करना शुरू कर दिया कि कहीं खराब तो नहीं हो गई, लेकिन किम यिंग ने खुशी से थम्स अप दिखाया और अपने रिजल्ट पर पूरी तरह प्राउड थी। वो वापस चिन के पास आई और बोली कि देखा, उसने कहा था कि वो रिकॉर्ड तोड़ देगी। उसके चेहरे पर जीत की खुशी साफ झलक रही थी। झंग टैन अंदर से जल रहा था और सोच रहा था कि वो चिन के साथ साथ किम यिंग को भी नहीं छोड़ेगा। उसके अंदर रिवेंज की आग और तेज हो गई थी। अब आखिरी बारी थी चिन की। माहौल फिर से हैवी हो गया। चिन खुद भी थोड़ा सीरियस हो गया क्योंकि उसे एक्सायो एक्सयूई का क्लू चाहिए था और ये चांस वो खो नहीं सकता था। किम यिंग ने उसे टीज करते हुए पूछा कि क्या उसे प्रेशर महसूस हो रहा है, लेकिन चिन ने खुद को स्टेडी रखा और बोला कि वो रेडी है। उसने बीस्ट कोर को ध्यान से देखा और सोचा कि ये उसी टाइप का कोर है जिसे वो पहले एब्जॉर्ब कर चुका है, तो लॉजिकली उसकी कंपैटिबिलिटी हाई होनी चाहिए।
चिन ने कॉन्फिडेंटली बीस्ट कोर को डिवाइस में लगाया और स्क्रीन पर अचानक रेड लाइट चमकी और सी लेवल डिस्प्ले हुआ। ये देखकर सब लोग स्टन रह गए क्योंकि ये लेवल यूजुअली स्क्वाड लीडर्स के पास होता है, लेकिन उसी वक्त सिस्टम ने एरर दिखाया और सब लोग कंफ्यूज्ड हो गए कि आखिर हुआ क्या है। माहौल पूरी तरह साइलेंट हो गया और सब स्क्रीन को घूरने लगे। फिर सिस्टम की आवाज आई, कंपैटिबिलिटी 0%। ये सुनते ही पूरा माहौल हिल गया और चिन खुद भी कुछ सेकंड के लिए शॉक में चला गया। झंग टैन जोर जोर से हंसने लगा और चिन का मजाक उड़ाने लगा कि वो इतना बड़ा दावा कर रहा था, लेकिन उसे बीस्ट कोर ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन चिन बाहर से काम था, उसने पैनिक नहीं किया। तभी अचानक उसे अपने हाथ में कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे अंदर कुछ बदल रहा हो। उसने देखा कि उसके हाथ में रखा बीस्ट कोर धीरे धीरे क्रैक होने लगा है और उसी मोमेंट उसे समझ आया कि उसका शरीर उस कोर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखों में हल्की चमक आई और उसे एहसास हुआ कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है। ये कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं था। उधर किम यिंग कंट्रोल पैनल पर भाग कर गई और चिल्लाई कि 0% कंपैटिबिलिटी कभी नहीं हुआ, मिनिमम भी 1% होता है। वो इस डेटा को तुरंत रिकॉर्ड करना चाहती थी। झंग टैन ने मौका देखकर डंग टिन को भड़काया और कहा कि चिन ने बीस्ट कोर चुरा लिया है क्योंकि उसके हाथ में कोर गायब हो गया है। डंग टिन तुरंत गुस्से में आ गया और जोर से चिल्लाया, चिन अपने हाथ दिखाओ। पूरा माहौल टेंस हो गया और सबकी नजरें उस पर टिक गई। चिन ने हाथ उठाया तो सच में उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। डंग टिन ने सख्त आवाज में पूछा कि बीस्ट कोर कहाँ गया। चिन ने तुरंत जवाब दिया कि उसे खुद नहीं पता क्या हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर वो समझ चुका था कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो उसे एक्सपेरिमेंट बना दिया जाएगा। तभी अचानक उसके हाथ से हेवी एनर्जी निकलने लगी जो सिचुएशन को और भी सस्पिशियस बना रही थी और उसे तुरंत कोई एक्सप्लेनेशन देना था। चिन ने रिस्क लेने का फैसला किया और सोचा कि वो इसे बीस्ट कोर एबिलिटी एक्टिवेशन की तरह दिखाएगा ताकि किसी को शक न हो, और वो इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा था क्योंकि एक गलत कदम उसकी जिंदगी खत्म कर सकता था। अब सबकी नजरें उसी पर थी और ये मोमेंट डिसाइड करने वाला था कि वो हीरो बनेगा या एक्सपेरिमेंट। उसी समय वो सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठा होने लगी और धीरे धीरे शेप लेकर चिन के हाथ पर एक डरावना मॉन्स्टर जैसा हाथ बन गया। ये सीन देखकर झंग टैन समझ ही नहीं पाया कि ये आखिर क्या चीज है। डंग टिन तुरंत अपना वेपन लेकर आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया, सब अलर्ट हो जाओ, पीछे हटो। पूरा माहौल अचानक टेंशन से भर गया। किम यिंग ये देखकर हैरान हो गई, लेकिन फिर हंसते हुए बोली, ये बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है? डंग टिन वही खड़ा रह गया शॉक में। क्या ये लड़का इन्फेक्टेड हो गया है? वो तुरंत चिल्लाया, सब पीछे हटो, अगर कंट्रोल खो चुका है तो इसे यही खत्म करना पड़ेगा। किम यिंग घबरा गई और जोर से चिल्लाई, चिन सुन रहे हो ना? चिन ने मुड़कर देखा और बोला, क्या हुआ? डंग टिन और भी ज्यादा शॉक हो गया, तुम्हारा कंट्रोल अभी भी बना हुआ है। उसी वक्त वो एनर्जी धीरे धीरे चिन के हाथ में समाने लगी, जैसे वो बीस्ट कोर की पावर खुद उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही हो। चिन को समझ आ गया तो ये पावर खुद ही अंदर जा रही है। किम यिंग तुरंत दौड़कर आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, ये कंट्रोल लॉस नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी है, अनबिलीवेबल। बाकी लोग ये सब देखकर आपस में बातें करने लगे। पूरा सीन डिस्कशन से भर गया। डंग टिन ने सीरियस होकर कहा, ये तो जैकपॉट है, बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन और सेल्फ रिकवरी, ये तो रेयर एबिलिटी है। चिन ने किम यिंग की तरफ देखा और पूछा, तुम आखिर हो कौन? तुम्हें इतना सब कैसे पता है? किम यिंग ने मुस्कुराकर कहा, मैंने पहले ही बताया था, मैं सब जानती हूँ। डंग टिन ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ये किम यिंग है, एक्सिचू की टॉप रिसर्चर और इंटेलिजेंस ब्यूरो की सीनियर मेंबर है। इसके फादर मेजर जनरल किम एंड चेंग है, जो पूरे रिसर्च डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं। किम यिंग तुरंत चिल्लाई, सर आपने मेरा सीक्रेट रिवील कर दिया, मेरा मिस्टेरियस वाइब खत्म हो गया। डंग टिन ने हाथ उठाकर कहा, ठीक है, मजाक बंद करो। फिर उसने चिन की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, अब बीस्ट कोर वापस दो। चिन ने ऑकवर्ड होकर सिर खुजाया, सर मैं देना चाहता हूँ, लेकिन उसने अपने हाथ की तरफ इशारा किया, ये मेरे अंदर ही फंस गया है, बाहर नहीं आ रहा। फिर सब लोग आपस में काफी देर तक इस सिचुएशन पर बात करने लगे। झंग टैन ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने सोचा बीस्ट कोर सच में उसके बॉडी में मर्ज हो गया है और सोचा कि उसे तुरंत लू टेंग ग्रुप को ये खबर देनी होगी, क्योंकि चिन्ह एक परफेक्ट एक्सपेरिमेंट बन सकता है। कुछ देर बाद लेबोरेटरी में चिन्ह एक मशीन के अंदर लेटा हुआ था और उसका पूरा बॉडी स्कैन हो रहा था। साइंटिस्ट्स आपस में बात कर रहे थे कि ऐसा केस उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। बीस्ट कोर बॉडी के साथ फ्यूज हो चुका है, इसे आसानी से निकाला नहीं जा सकता। उसी समय किम एंड चेंग और किम यिंग वहां पहुंचे। साइंटिस्ट ने नर्वस होकर पूछा, सर आपका क्या ओपिनियन है? चेंग ने ठुड्डी पकड़कर हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये रिसर्च के लिए परफेक्ट सब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सीक्रेट्स है। डंग टिन भी वही था, उसने पूछा, सर ये लड़का आखिर है कौन? किम एंड चेंग ने जवाब दिया, तुम लोग अभी भी पुराने रूल पर चल रहे हो, 40% से कम वालों को रिजेक्ट करना। तभी सॉन्ग लियम ने कहा, अब और छुपाओ मत, सच्चाई बताओ। किम एंड चेंग ने कहा, ये डिवाइस हमने लू टेंग के साथ मिलकर बनाया है और मैं इसे सबसे ज्यादा समझता हूँ। किम यिंग पीछे से बोली, डैड जल्दी बताओ ना, सस्पेंस मत बनाओ। किम एंड चेंग का चेहरा सीरियस हो गया। इसका
इसका रिजल्ट मशीन की लिमिट से बाहर है। इसकी कंपैटिबिलिटी थियोरेटिकल मैक्सिमम से भी ऊपर है, यानी 100% से ज्यादा। ये सुनते ही सब लोग शॉक में आ गए। डंग टिन तुरंत बोला, सर मैं आपके साथ चलता हूँ, और दोनों वहाँ से निकल गए। झंग टैन अंदर ही अंदर सोच रहा था, उसका कोर ब्लैक से रेड हो रहा है, शायद उसने नया बीस्ट कोर एब्जॉर्ब किया है। चिन अपने अंदर महसूस कर रहा था कि उसका कोर और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। पहले बॉस लेवल मॉन्स्टर का कोर एब्जॉर्ब किया था तो उसकी एबिलिटी मिल गई थी। अब लो लेवल कोर एब्जॉर्ब करने से एबिलिटी नहीं मिली, लेकिन कोर स्ट्रॉन्गर हो गया। प्योरिटी बढ़ रही है, रेड एनर्जी ज्यादा स्टोर हो रही है, मतलब जितने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स एब्जॉर्ब करूंगा उतना ही इवॉल्व होता जाऊंगा। सीन शिफ्ट, स्पेशल रिस्पॉन्स HQ। पूरा बिल्डिंग एक स्ट्रॉन्ग और हैवी प्रेजेंस दे रहा था। सॉन्ग गुस्से में सॉन्ग लियम से बोली, चिन को मैंने रेकमेंड किया था, उसे मेरी टीम में आने से क्यों रोका जा रहा है? लियम ने सख्त आवाज में कहा, अपनी पोजीशन याद रखो, तुम एक कैप्टन हो, पर्सनल फीलिंग्स को ड्यूटी से ऊपर मत रखो। सॉन्ग बोली, मैंने प्रॉमिस किया था उसे। लियम ने कहा, एक सोल्जर का प्रॉमिस देश से होता है, किसी एक इंसान से नहीं। चिन अब डंग टिन की टीम में है, ये फैसला बदल नहीं सकता। अपने पोस्ट पर वापस जाओ, ये ऑर्डर है। सॉन्ग ने मजबूरी में यस सर कहा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और सोच रही थी। सीन शिफ्ट, बैरक्स। किम यिंग एक्साइटमेंट में आई और बोली, नई मॉन्स्टर नेस्ट मिली है और हमें भेजा जा रहा है। मैंने डंग टिन से परमिशन ले ली है, हम एक टीम होंगे। चिन हैरान हो गया। डंग टिन ने मिशन EXPL एम किया, ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेट और थ्रेट लेवल चेक करना, अलर्ट रहना। ये लो लेवल नेस्ट है, लेकिन कभी भी म्यूटेट हो सकती है। किम यिंग ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, डेटा कलेक्ट करना मेरा काम है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कवर करूंगी। थोड़ी देर बाद सब लोग गाड़ी में बैठकर मिशन के लिए निकल गए। यिंग रास्ते में समझाते हुए बोली कि मॉन्स्टर नेस्ट का थ्रेट लेवल 4 तरह का होता है, लो, मीडियम, हाई और एक्सट्रीम, और इनके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। जिस नेस्ट में हम जा रहे हैं वो हाइव टाइप है, जिसमें बाहर से स्ट्रक्चर सिंपल दिखता है, लेकिन अंदर के टनल्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसने आगे बताया कि सबसे खतरनाक बात ये होती है कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में वर्कर बीज होती है, और उनके साथ कुछ सोल्जर बीज भी होती है जो ग्रुप में अटैक करती है और किसी को संभलने का मौका नहीं देती। चिन ने ये सुनकर पूछा कि अगर ये बस एक मधुमक्खी का छत्ता है तो एक इंसान ही काफी होगा, फिर 3 गाड़ियों में लोग क्यों आए हैं? क्या ये इतना बड़ा खतरा है? यिंग ने थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए जवाब दिया कि ये नॉर्मल मधुमक्खियां नहीं है, ये आयरन स्टिंग है, और इनकी ताकत को हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती होती है। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी ड्राइवर ने अचानक सामने देखकर कहा कि कुछ गड़बड़ है, आगे कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है। चिन ने बाहर झाँक कर देखा और चौंक गया कि ये मधुमक्खियां इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? ये तो बिल्कुल अलग लेवल की क्रीचर्स लग रही है। यिंग ने चिढ़कर कहा कि उसने पहले ही बताया था कि ये आयरन स्टिंग है, कोई छोटी मोटी बीस नहीं है। और उसी वक्त ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी घुमाई और सबको पकड़कर बैठने को कहा। अगले ही पल पूरा झुंड एक साथ हमला करता है और दर्जनों जहरीले स्टिंगर्स गाड़ी पर बरसने लगते हैं, जिससे गाड़ी जोर जोर से हिलने लगती है। यिंग घबरा गई और बोली कि ये आयरन स्टिंग का स्टिंग अटैक है और हमारी आर्मोर्ड गाड़ी इसे ज्यादा देर तक नहीं झेल पाएगी, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। चिन ने तुरंत फैसला लिया और बोला कि बाहर के बीच वो संभाल लेगा और साथ में अपनी नई एबिलिटी भी टेस्ट कर लेगा, क्योंकि ये सही मौका है। गाड़ी लगातार अटैक झेल रही थी और हालत खराब होती जा रही थी। तभी चिन ने दरवाजा मेल्ट किया और बिना डरे सीधे बाहर कूद गया। उसने जाते जाते कहा कि बाकी लोग कवर ढूंढ ले और डिफेंसिव पोजीशन ले ले। चिन बाहर निकलते ही पूरे झुंड के सामने खड़ा हो गया और सीधे उनसे भिड़ गया। उसके मूव्स काफी तेज और कॉन्फिडेंट थे, जैसे उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा हो। ड्राइवर ये देखकर शॉक में आ गया और बोला कि ये कैसी एबिलिटी है, इसने गाड़ी का दरवाजा ही वेपन बना दिया, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। यिंग हंसते हुए बोली कि ये ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी है और टेस्ट के समय इसने बीस्ट कोर एब्जॉर्ब किया था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि ये अपनी एबिलिटी को ऑब्जेक्ट्स पर भी यूज कर सकता है, और ये बहुत रेयर और पावरफुल स्किल है जिसे उसे रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। तभी अचानक एक नीले रंग का अटैक बहुत तेज स्पीड से आया और सीधे चिन के आर्म गार्ड को पार कर गया, जिससे वो एक पल के लिए चौंक गया। उसने तुरंत महसूस किया कि ये अटैक बीस के स्टिंगर से भी ज्यादा डेंजरस है और उसकी डिफेंस को भी ब्रेक कर सकता है, जो कि बड़ी बात थी। चिन ने समझ लिया कि अगर उसने अटैक का सोर्स नहीं ढूंढा तो धीरे धीरे वो डैमेज लेकर हार सकता है, इसलिए उसने जोर से सबको वार्न किया कि यहाँ एक और एनिमी है। यिंग और ड्राइवर तुरंत गाड़ी से उतरकर पास की एक बड़ी चट्टान के पीछे छुप गए और बाकी लोगों को भी वही आने को कहा ताकि वो सुरक्षित रह सके। उसी समय दूसरी गाड़ी से एक सोल्जर फायर थ्रोअर लेकर बाहर आया और बोला कि ये 20 आग से डरती है, इसलिए वो अटैक करेगा। और जैसे ही वो खुली जगह में आया, एक नीले स्पाइक ने उसे हिट कर दिया। वो स्पाइक उसके फ्यूल टैंक को चीर गया और अगले ही पल बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जिससे वो सोल्जर वही खत्म हो गया। चिन ये देखकर और अलर्ट हो गया और उसने जोर से पूछा
कि ये ब्लू अटैक्स कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ये क्लियरली किसी और एनिमी का काम है। यिंग ने तुरंत टैबलेट पर डेटा चेक किया और बताया कि ये क्वीन बी है जो हंटर लेवल की है और उसका पॉइजन आर्मोर को भी डिसोल्व कर सकता है। उसने साफ कहा कि ये इन्फॉर्मेशन गलत थी और ये कोई लो लेवल नेस्ट नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है। चिन ने तुरंत फैसला लिया और कहा कि वो क्वीन को खत्म करेगा और बाकी 20 यिंग संभाल ले। यिंग तुरंत एक्शन में आई और अपनी वाइंड एबिलिटी एक्टिवेट कर दी, जिससे आसपास की हवा अचानक बहुत तेज हो गई और स्टॉर्म जैसा माहौल बन गया। उसने जोर से कमांड दी और हवा के प्रेशर से 20 पीछे हटने लगी और रेड फॉग भी हट गई, जिससे विजिबिलिटी साफ हो गई। अब क्वीन भी साफ दिखाई दे रही थी और चिन ने तुरंत उसे टारगेट कर लिया और फोकस पूरी तरह उसी पर कर दिया। उसने शील्ड को ट्विस्ट करके एक लंबा और शार्प स्पीयर बना लिया और अटैक के लिए तैयार हो गया। चिन ने जमीन पर जोर से पैर मारा और पूरी ताकत से जंप लेकर स्पीयर को क्वीन की तरफ फेंका और उसके साथ रेड एनर्जी भी निकली। स्पीयर सीधा क्वीन को लगा और वो दर्द से चिल्लाई, लेकिन गिरने के बजाय अभी भी खड़ी रही, जिससे सब लोग शॉक में आ गए। यिंग को यकीन नहीं हुआ कि इतना स्ट्रॉन्ग अटैक भी उसे खत्म नहीं कर पाया और उसने समझ लिया कि ये एनिमी एक्सपेक्टेड से ज्यादा पावरफुल है। उसने तुरंत चिन को चिल्लाकर कहा कि उसे भागने मत देना, क्योंकि ये इवॉल्व होकर और भी खतरनाक बन सकती है। लेकिन चिन जमीन पर गिर गया और बोला कि उसकी एनर्जी खत्म हो गई है और अगर रेड फॉग होती तो वो लड़ाई जारी रख सकता था। यिंग नीचे झुककर मजाक में बोली कि क्या वो नाटक कर रहा है या उसे सीपीआर चाहिए, जिससे माहौल थोड़ा हल्का हो गया। चिन ने भी जवाब दिया कि उसे बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है और यिंग तुरंत गुस्से में आ गई कि उसे बच्चा किसने कहा। फिर उसने उसे एक कैंडी दी और बोली कि पहले इसे खा ले और आराम कर ले, क्योंकि उसे रिकवरी की जरूरत है। तभी जिया दौड़ता हुआ आया और पूछा कि क्या वो लोग ठीक है। चिन ने कहा कि सब ठीक है और पहले एरिया सिक्योर करना जरूरी है। उसने कहा कि बैटलफील्ड साफ करो और टेम्पररी बेस बनाओ, क्योंकि सिचुएशन अभी भी रिस्की है और रिपोर्ट भी भेजनी होगी। यिंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि रिपोर्ट तो पहले ही भेज दी गई है और सबकी नजर सामने एक उभरी हुई जगह पर गई। उसने डिवाइस देखकर बताया कि रेड फॉग का लेवल अभी लो है, वो प्रोटेक्टिव गियर पहनकर अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा इस बेस का थ्रेट लेवल अब मीडियम से बढ़कर हाई हो चुका है। यिंग ने आगे कहा कि अगर हम ये मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो ये ओवर लेवल कंप्लीशन माना जाएगा और हमें बहुत बड़े रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। उसी समय स्पेशल फोर्सेज हेडक्वार्टर्स में एडवाइजर रूम के अंदर सॉन्ग लियम टिन की तरफ पीठ करके खड़ा था और सिचुएशन डिस्कस कर रहा था। उसने कहा कि ऊपर के लोगों की राय बंटी हुई है। कुछ लोग चाहते हैं कि चिन को हाई लेवल कॉम्बैट एसेट बनाया जाए, जबकि कुछ पागल साइंटिस्ट्स उसे एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। सॉन्ग लियम की नजरें तेज हो गई और उसने साफ कहा कि चिन बहुत खास है, उस पर लगातार नजर रखी जाए। टिन का चेहरा सीरियस हो गया और उसे तुरंत इमरजेंसी इंफॉर्मेशन मिली। सॉन्ग लियम ने बिना समय गवाए आदेश दिया कि तुरंत रिपोर्ट दी जाए। टिन ने फोन उठाया और गुस्से में पूछा कि क्या कहा। जिस बेस में चिन और यिंग गए हैं उसका थ्रेट लेवल लो से सीधे हाई में बदल गया है। उसे ये भी बताया गया कि दोनों पहले ही अंदर जा चुके हैं, जिससे टिन और ज्यादा परेशान हो गया और बोला कि ये तो सीधा सुइसाइडल एक्ट है। सॉन्ग लियम ने शांत रहते हुए कहा कि यिंग दिखने में केयरलेस लगती है, लेकिन असल में बहुत कॉशियस है। वो बिना वजह रिस्क नहीं लेती। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। और उसने तुरंत आदेश दिया कि नियरेस्ट XICH HYT टीम को भेजा जाए और सॉन्ग के नेतृत्व में रेस्क्यू शुरू किया जाए। उसने साफ कहा कि प्रायोरिटी सिर्फ एक है, यिंग और चिन की सेफ्टी, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। उसी समय डेप्यूटी ऑफिसर कमरे में आया और रिपोर्ट देने लगा। टिन उसे देखकर थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, क्योंकि वो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। सॉन्ग लियम ने सीधे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर बिना वक्त गवाए उसे ऑर्डर दिया कि वो तुरंत सॉन्ग के पास डेप्यूटी के रूप में रिपोर्ट करे। डेप्यूटी ने बिना सवाल किए आदेश मान लिया और चला गया। टिन के चेहरे पर इरिटेशन साफ दिख रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये सब पहले से प्लान किया गया था। सॉन्ग लियम ने हल्का इशारा किया और उसे जाने को कहा। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि वो अपनी बेटी सॉन्ग की मदद बस इतनी ही कर सकता है। दूसरी तरफ चिन और यिंग अंदर बेस में आगे बढ़ रहे थे और सी ही सोच रहा था कि सिर्फ वही और यिंग प्रोटेक्टिव सूट की वजह से रेड फॉग को सह सकते हैं। यिंग ने डिवाइस देखकर कहा कि एनर्जी रीडिंग्स में ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन उसे कुछ अजीब जरूर लग रहा था। उसने चिंता जताई कि अगर क्वीन बी बॉस लेवल तक इवॉल्व हो गई तो सिचुएशन बहुत खतरनाक हो जाएगी। तभी चिन ने अचानक यिंग को रोका और सामने देखते ही दोनों के चेहरे बदल गए, क्योंकि सामने एक विशाल इवोल्व्ड आयरन स्टिंग क्वीन खड़ी थी। वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और डरावनी थी
और उसके बॉडी स्ट्रक्चर से साफ था कि वो बॉस लेवल तक पहुंच चुकी है। यिंग घबरा गई और बोली कि ये कैसे पॉसिबल है, इतनी कम रेड फॉग में ये इतनी जल्दी इवॉल्व कैसे हो गई। उसने और ध्यान से देखा तो समझ आया कि बाकी बीज भी अनयूजुअली स्ट्रांग हो चुकी है और ये सब नॉर्मल नहीं है। उसने घबराकर कहा कि रेड फॉग का लेवल बहुत पहले ही सेफ लिमिट पार कर चुका है, लेकिन एनालाइजर कोई वार्निंग नहीं दे रहा, मतलब सिस्टम के साथ छेड़छाड़ हुई है। यिंग ने कहा कि प्रोटेक्टिव सूट्स के साथ भी टैंपरिंग हुई है और उनका इफेक्ट कम हो गया है। उसी समय केव के अंदर से तेज आवाजें आने लगी और सिचुएशन और डेंजरस हो गई। चिन ने तुरंत यिंग का हाथ पकड़ा और चिल्लाया कि पीछे हटो, लेकिन उसके दिमाग में एक और बात चल रही थी कि ये रेड फॉग उसके लिए एनर्जी सोर्स भी बन सकती है। उसने जल्दी से आसपास देखा और यिंग के लिए सेफ स्पॉट बनाने का फैसला किया ताकि वो आराम से फाइट कर सके। उसने एक जोरदार किक से पत्थर तोड़कर एक जगह बनाई और यिंग से कहा कि वो यही छुप जाए क्योंकि ये जगह थोड़ी सुरक्षित है। फिर उसने आदेश दिया कि वो हेडक्वार्टर से तुरंत कॉन्टैक्ट करे और बैकअप के लिए रिक्वेस्ट भेजे। यिंग ने कॉन्फिडेंट होकर कहा कि वो डेटा भी अपडेट करेगी और सिचुएशन की पूरी जानकारी भेजेगी ताकि मदद जल्दी पहुंचे। चिन जाने लगा, तभी यिंग ने उसे आवाज दी और मजाक में बोली कि अगर वो वापस नहीं आया तो वो उसे मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगी। चिन ने बिना हिचकिचाए कहा कि वो जरूर वापस आएगा और इस बार वो अपनी कसम नहीं तोड़ेगा जैसे पहले हुआ था। वो सीधे क्वीन के सामने जाकर खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया कि वो हार नहीं सकता। चारों तरफ बीस उसे घेर चुकी थी और सिचुएशन बेहद खतरनाक हो चुकी थी, लेकिन चिन ने अपने अंदर की पूरी एनर्जी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। उसने सोचा कि उसके पास बस एक ही मौका है क्योंकि उसके पास बची हुई रेड एनर्जी सिर्फ एक पावरफुल अटैक के लिए काफी है। उसने ध्यान लगाकर एनर्जी को कॉन्डेंस किया और फिर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को एक्टिवेट किया। अगले ही पल एक भयानक रेड एनर्जी ब्लास्ट निकली जिसने पूरे एरिया को लाल रोशनी से भर दिया। अटैक सीधा क्वीन पर लगा और एक पल के लिए लगा कि शायद वो खत्म हो गई है, लेकिन स्मोक हटते ही चिन को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसके पैरों के नीचे से रेड फॉग उठने लगी और उसने सामने देखा तो काउंटलेस बीस की आंखें उसे घूर रही थी। उसका चेहरा तुरंत का भीर हो गया क्योंकि उसे समझ आ गया कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। सीन कुछ मिनट पीछे जाता है जहां यिंग एनालाइजर को चेक कर रही थी और उसे पता चला कि सिस्टम के साथ छेड़छाड़ हुई है। अलार्म बजने लगा और वार्निंग आई कि रेड फॉग लेवल डेंजरसली हाई हो चुका है और लिमिट से कई गुना ज्यादा है। यिंग घबरा गई और बोली कि ये लेवल नॉर्मल नहीं है, ये डबल से भी ज्यादा हो चुका है और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है। उसी समय एक तेज हवा का झोंका आया और उसने खुद को बचाने के लिए तुरंत कवर लिया। उसने बाहर की तरफ देखा और समझ गई कि एक्सप्लोजन की वजह से रेड फॉग और ज्यादा डेंस हो गई है। उसी हाई डेंसिटी एनर्जी की वजह से बीस तेजी से इवॉल्व हो रही थी और उनकी स्ट्रेंथ भी कई गुना बढ़ चुकी थी। अब तो वीक स्काउट लेवल 20 भी हंटर लेवल तक पहुंच चुकी थी, जो सिचुएशन को और खतरनाक बना रहा था। इसी बीच क्वीन ने चिन पर हमला शुरू कर दिया और वो लगातार प्रेशर में आ गया। चिन हैरान था कि एनिमीज जितनी मरती है उतनी ही बढ़ती जा रही है और उनकी ताकत भी बढ़ रही है। उसने महसूस किया कि भले ही वो रेड फॉग एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन उसकी रिकवरी स्पीड कंजम्पशन से कम है और वो धीरे धीरे थक रहा है। अगर यही चलता रहा तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो लड़ नहीं पाएगा। इसलिए उसने खुद को संभालने की कोशिश की। दूसरी तरफ यिंग दूर खड़ी सब देख रही थी और टेंशन में थी कि चिन ये फाइट सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। तभी उसकी नजर चिन के नेक पर गई और वो समझ गई कि उसके अंदर रेड फॉग इन्फेक्शन के साइंस दिख रहे हैं। यिंग ने तुरंत अपना डिवाइस उठाया और रेड फॉग लेवल चेक करने लगी। उसे देखकर वो चौंक गई क्योंकि रीडिंग लगातार बढ़ रही थी और उसने घबराकर कहा कि चिन अब कंट्रोल खोने वाला है। उसने तुरंत फैसला लिया कि पहले उसके आसपास की रेड फॉग हटानी पड़ेगी, वरना वो पूरी तरह लूज कंट्रोल कर देगा। और उसने अपनी वाइंड अटैक प्रेशर ब्लास्ट एक्टिवेट कर दी। तेज हवा का झोंका बना और उसने चिन के आसपास की सारी रेड फॉग उड़ा दी, जिससे उसका एनर्जी फ्लो अचानक टूट गया। यिंग ने अंगूठा दिखाकर कंफर्म किया कि यही सही टाइमिंग है और फिर बिना देर किए जोर से बोली, अब एक्सप्लोड। अगले ही पल एक बड़ा ब्लास्ट हुआ और चिन बीच में खड़ा पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। उसने अंदर ही अंदर गाली दी और उसका चेहरा उतर गया क्योंकि उसकी एनर्जी अचानक इंटरप्ट हो गई थी। उसने गुस्से में सोचा कि किसने रेड फॉग हटा दी। उसकी पूरी पावर फ्लो रुक गई और वो अब कमजोर पड़ गया है। इसी बीच आयरन स्टिंग बीस की आंखें लाल हो गई और वो और भी ज्यादा अग्रेसिव होकर उस पर हमला करने लगी। चारों तरफ से तेज स्पाइक्स उसकी तरफ आए और चिन ने तुरंत अपने हाथों से खुद को बचाया और डैमेज मिनिमाइज करने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि इन स्पाइक्स का पॉइजन पैरालिसिस इफेक्ट दे सकता है, जो सिचुएशन को और खराब बना देगा। लेकिन तभी पीछे से भी अटैक आया और चिन का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया क्योंकि अब बचना मुश्किल लग रहा था। उसी क्रिटिकल मोमेंट में डंग ची तेज
स्पीड से आया और उसने अपने शरीर से वो अटैक ब्लॉक कर लिया। चिन ये देखकर शॉक हो गया और बोला, डेप्यूटी डंगची। डंगची दर्द में दांत भींचते हुए बोला कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब दोनों चारों तरफ से 20 से घिर चुके थे और सिचुएशन पूरी तरह सराउंडेड हो चुकी थी। तभी अचानक हवा में मैजिक बुलेट्स की आवाज गूंजी और नए अटैकर्स बैटलफील्ड में आ गए। वो थी सॉन्ग, जो अपनी टीम के साथ बैकअप लेकर पहुंची थी और उसने आते ही सिचुएशन संभाली। चिन ने हैरानी से पूछा कि वो यहाँ कैसे आई। सॉन्ग ने जवाब दिया कि हेडक्वार्टर से डायरेक्ट ऑर्डर मिला है उन्हें सपोर्ट देने का। उसने तुरंत कमांड दी कि पूरी टीम अटैक करे और इन इंसेक्ट्स को खत्म कर दे। सभी सोल्जर्स एक साथ आगे बढ़े और जो रसे जवाब दिया, यस मैम, और बैटलफील्ड आग और गोलियों से भर गया। सॉन्ग ने तुरंत स्ट्रैटेजी दी, टीम सामने से फायर से रास्ता साफ करे और टीम भी बीच में कवर फायर दे। तभी बॉस लेवल क्वीन बी ने अपना अटैक चार्ज किया और उसका शार्प टेल डेंजरस एनर्जी के साथ चमकने लगा। अचानक एक तेज रेड एनर्जी अटैक निकला। अटैक सीधा डेप्यूटी की तरफ जा रहा था और एक सोल्जर चिल्लाया कि सावधान रहें, लेकिन सॉन्ग बिल्कुल शांत थी। वो बिना घबराए एम लेकर खड़ी रही और बोली कि पीछे मत देखो, बस आगे बढ़ते रहो। उसने पूरी एनर्जी इकट्ठा की और अपनी पावरफुल एबिलिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अनाइलेशन एक्टिवेट कर दी। एक हाई वोल्टेज फील्ड बना और उसकी एनर्जी सीधे क्वीन के अटैक को काटते हुए उसके शरीर में घुस गई। चारों तरफ बिजली की चमक फैल गई और क्वीन को भारी डैमेज हुआ, जिससे वो कमजोर पड़ गई। सोल्जर्स ने ये देखकर चीयर किया कि कैप्टन का अटैक सीधा लगा है और सिचुएशन अब कंट्रोल में आ सकती है। चिन ये सब देखकर हैरान था और बोला कि सॉन्ग की असली ताकत कितनी खतरनाक है। डंग ची ने समझाया कि पिछली बार उसके पास फुल कॉम्बैट गियर नहीं था, इसलिए वो पूरी ताकत नहीं दिखा पाई थी। सॉन्ग ने तुरंत पूछा कि यिंग कहाँ है और चिन ने इशारा करके उसकी लोकेशन बता दी। यिंग पीछे खड़ी थोड़ी नाराज होकर बोली कि अगर वो लोग 10 मिनट और देर करते तो उसे खुद को ही संभालना पड़ता। सॉन्ग ने हल्के मजाक में कहा कि वो उसका खाना अभी भी वो करती है, क्योंकि पिछली बार उसने उसे बचाया था। लेकिन चिन चुपके से पीछे हट गया ताकि वो खुद की एनर्जी रिकवर कर सके। वो रेड फॉग के बीच खड़ा होकर धीरे धीरे एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगा ताकि अगली फाइट के लिए तैयार हो सके। उसने सोचा कि उसका पिछला अटैक क्वीन को खत्म नहीं कर पाया, इसलिए तभी उसने नोटिस किया कि रेड फॉग एक जगह पर इकट्ठा हो रही है और कुछ अजीब मूवमेंट हो रहा है। पूरी टीम ने भी ये चेंज नोटिस किया और सबकी नजर उसी डायरेक्शन में चली गई। डेप्यूटी ने देखा कि क्वीन वापस आ गई है और वो सारी रेड फॉग को एब्जॉर्ब कर रही है ताकि खुद को और स्ट्रॉन्ग बना सके। यिंग ने जोर से कहा कि वो अपने बॉडी को अपग्रेड करने के प्रोसेस में है और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। उसके डिवाइस ने वार्निंग देना शुरू कर दिया कि रेड फॉग लेवल 4 तक पहुंचने वाला है। यिंग ने घबराकर कहा कि ये रेड फॉग आखिर कहां से रही है। क्वीन ने जोर से चीख मारी और उसके आसपास की सारी बीस और एग्रेसिव होकर टीम को घेरने लगी। डेप्यूटी ने तुरंत रिपोर्ट दी कि पीछे से हंटर लेवल 20 का पूरा झुंड आ रहा है। चिन ने तुरंत जंप किया और चिल्लाकर कहा कि बाकी लोग स्वाम को संभाले और वो खुद क्वीन को हैंडल करेगा। दोनों लड़कियों ने उसे रोका, लेकिन वो ऑलरेडी आगे बढ़ चुका था। सॉन्ग ने तुरंत आदेश दिया कि पूरी टीम 20 को एंगेज करे और चिन को कवर दे। चिन दीवारों पर जिगजैग तरीके से तेजी से कूदता हुआ क्वीन आयरन स्टिंग की तरफ बढ़ा। उसने अपनी आर्म्स को ट्रांसफॉर्म किया और बार बार क्लॉज से अटैक किया, लेकिन क्वीन पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने तुरंत स्ट्रैटेजी बदली और अपनी स्ट्रॉन्ग स्किल रेड बर्स्ट को सीधा उसके ऊपर फेंक दिया ताकि मैक्सिमम डैमेज हो सके। जैसे ही वो जमीन पर उतरा, एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और पूरा एरिया हिल गया। धुआं छंटने का इंतजार करते हुए चिन ध्यान से देखने लगा कि क्या अटैक सफल हुआ या नहीं, लेकिन तभी स्मोक के अंदर से एक तेज अटैक उसकी तरफ आया। अटैक बहुत फास्ट था, लेकिन उसने सही टाइमिंग पर डॉज कर लिया और तुरंत समझ गया कि सिर्फ एनर्जी अटैक से इसे खत्म करना पॉसिबल नहीं है। तभी उसकी नजर क्वीन के छोड़े हुए शार्प स्पाइक पर पड़ी। वो आगे बढ़ा, उस स्पाइक को उठाया और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी से उसे एक तलवार में बदल दिया। क्वीन लगातार स्पाइक्स फेंक रही थी, लेकिन चिन उन पर स्टेप करके आगे बढ़ता गया। उसने एक स्पाइक को बीच से काटा और अपने बचे हुए सारे रेड एनर्जी को उस स्वॉर्ड में कॉन्सेंट्रेट कर दिया। उसने दांत भींचकर कहा कि अगर दुश्मन ने उसे हथियार दिया है तो वो उसी से उसका अंत करेगा। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से रेड स्लैश मारा जो सीधे क्वीन के सिर से नीचे तक चला गया। क्वीन का शरीर 2 हिस्सों में कट गया और कुछ सेकंड बाद उसके अंदर से एक और एक्सप्लोजन हुआ। धुएं के बीच से एक चमकता हुआ रेड कोर सामने आया और उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि ये बॉस लेवल 20 कोर था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसे उठाया और हल्की मुस्कान के साथ बोला
कि आखिर ये मिल ही गया। उसने तुरंत उसे एब्जॉर्ब करना शुरू किया, लेकिन एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि उसका शरीर उसे संभाल नहीं पा रहा था। कुछ ही सेकंड में उसके अंदर की एनर्जी पूरी तरह भर गई और उसका शरीर ओवरलोड होने लगा और वो चीख उठा कि अब और नहीं सह सकता। उसी समय दूसरी तरफ सोल्जर्स बाकी 20 को खत्म कर रहे थे और बैटलफील्ड धीरे धीरे साफ हो रहा था। डेप्यूटी ने रिपोर्ट दी कि स्वार्म खत्म हो चुका है, लेकिन यिंग को लगा कि एनिमीज अचानक कमजोर क्यों हो गए। वो मुड़ी और देखा कि चिन जमीन पर बेहोश पड़ा है। उसने जोर से उसका नाम पुकारा। भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जो भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले।